तो देखिए जैसे हमने C3 प्लांट्स देखे थे, तो C3 के बाद दैट पाथवे इज कॉल्ड एज कैल्विन साइकिल और C3 पाथवे। C4 को हमने हैच-स्लैक जो है वो भी बताया था कि इसको C4 पाथवे को हम हैच-स्लैक पाथवे भी बोलते हैं और HSK पाथवे भी बोलते हैं, याद है ना? यस सर। हाँ, तो आपको ऐसा कोई सवाल पूछा जा सकता है कि C3 पाथवे और साइकिल इज आल्सो कॉल्ड एज, आपको हैच-स्लैक नहीं दिया होगा लेकिन HSK दिया होगा, तो ये HSK को याद रखिएगा। तो C3 C4 पाथवे। तो दिस इज वन थिंग एंड लास्ट वन इज कैम्प प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो क्राउसेलेशियन एसिड जो है तो वो प्रोड्यूस करते हैं, उन प्लांट्स को, या क्राउसेलियन एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है इन प्लांट्स में, तो इन प्लांट्स को हम कैम्प प्लांट्स या क्राउसेलेशियन एसिड मेटाबॉलिक प्लांट्स बोलते हैं। और इस पाथवे को कैम्प पाथवे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैम्प पाथवे। इट वाज डिस्कवर्ड बाय टिंग। किसने बनाया था ये पाथवे, किसने ये किया था? तो ये टिंग नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। सो दैट विल बी अ क्राउसेलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म फॉर यू, कि इसको जो पाथवे था तो इसको टिंग जो नाम के साइंटिस्ट थे 1973 में, तो उन्होंने इनको प्रपोज किया था। एंड दिस पाथवे इज अगेन फॉर द डार्क CO2 फिक्सेशन। ये पाथवे किस चीज के लिए है? डार्क CO2 फिक्सेशन के लिए होता है। और ये पाथवे किसके इसमें होता है, किस में ऑपरेट होता है? तो जो सक्यूलेंट्स प्लांट होते हैं, सक्यूलेंट्स का मतलब क्या होता है? एपिफाइटिक प्लांट्स। एपिफाइटिक, ओके। हाँ, और कोई है? ये आंसर किसने दिया वैसे? साक्षी। हाँ, और कोई है? कोई चैट कर रहा है, कोई बात कर रहा है? अरे कोई बताएगा? क्या बात है, प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ लिया और सही में बताना नहीं चाहते क्या? पता नहीं है सर, या फिर पैरासाइटिक जो दूसरे प्लांट्स पर ग्रो होते ओके, वेरी गुड साक्षी। पैरासाइटिक, पूरा प्लांट पढ़ लिया तुम लोगों ने और तुम सक्यूलेंट प्लांट नहीं बता पा रहे हो। सो दिस सक्यूलेंट प्लांट जो होते हैं दे आर ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट। उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लेशी होता है और उनमें एरिड टाइम पे वो वाटर जो स्टोर किया होता है, मतलब एरिड रीजन में ये प्लांट जो होते हैं, तो ये प्लांट क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करके रखने का काम करते हैं। जब भी ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है तो इस वाटर को यूज करते हैं। सो दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एज सक्यूलेंट प्लांट्स। समझ में आया है? उनके जो रूट यस स्टेम सर। और रूट्स होते हैं दे आर मोर देन फ्लेशी, मतलब फ्लेशी होते हैं। फ्लेशी होने की वजह से क्या कर सकते हैं, वो ज्यादा देर के लिए वाटर को कंट्रोल, मतलब एब्जॉर्ब करके रख सकते हैं, ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करके रख सकते हैं। और ये जो प्लांट होते हैं नॉर्मली डेजर्ट में हमें देखने को मिलते हैं, या एरिड कंडीशन में जहाँ पे ड्रॉटफुल कंडीशन होती है, तो वहां पे हमको ये प्लांट जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज सक्यूलेंट, वाटर रेजिस्टिंग प्लांट्स। समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। यस सर। तुम लोग आंसर देना नहीं चाहते क्या? तुमको आता नहीं है? हाँ, वेरी गुड प्रांजल। हाँ, we can go for these also Sakshi. Zero fighting और zero fight. आंसर पता था क्या तुम लोगों को?
हाँ नहीं तो बोलिए। यस सर, टेक्स्ट किया था। ओके, मैंने देखा ना साक्षी वो तूने टेक्स्ट किया वो। वेरी गुड गौरव, सर पता नहीं था पर ट्राई गेस किया। करके। हाँ वेरी हाँ गुड साक्षी, एटलीस्ट कुछ आंसर तो मिले ना साक्षी, तू कम से कम बोलती तो है ना कि भले व्हाट एवर इट विल बी अ रॉन्ग राइट यस नो, समझ में आया तो नो बोलेगी, नहीं हाँ आया तो हाँ बोलेगी। बाकी लोगों का पता ही नहीं आता, पता ही नहीं चलता है मेरे को। हाँ, कब आ रहे हो तुम लोग ऑफलाइन? पता नहीं है सर, पता नहीं ही अभी, नहीं है। अभी ऑफलाइन जब आओगे ना आप, मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट वीक, तो वो डंडा लेके आने वाला हूँ क्लासरूम में, ठीक है? बड़ी छड़ी, नहीं आया क्या दो, ऐसे ऐसे आंसर को, ठीक है? चलेगा ना? यस सर। हाँ यस चलो सर। बढ़िया, चलो हाँ सर। बढ़िया बढ़िया, अभी तो परमिशन भी मिल गई मेरे को। सो दैट इज सक्यूलेंट प्लांट्स। सो एपिफाइटिक मतलब क्या होता है साक्षी? एपी मींस अबो, फाइटिक मतलब प्लांट। तो प्लांट के ऊपर जो प्लांट ग्रो होता है ना उसको एपिफाइटिक बोलते हैं। तो इसका कोई लेना देना नहीं, इसका भी कोई लेना देना नहीं है, तो दैट इज नॉट रिगार्डिंग दिस थिंग। सो अभी ये कर दिया मैंने, इरेज कर दिया इसको, ठीक है? अभी ये सक्यूलेंट प्लांट्स में होता है। सक्यूलेंट प्लांट जैसे मेरे को किसी ने एग्जांपल बताया, कैक्टाई, किसने बताया? प्रांजल ने बताया। तो कैक्टाई विल बी द एग्जांपल। उसके साथ साथ और बहुत एग्जांपल होते हैं, जैसे अपुंशिया हो गया, कैलोंचे हो गया, अगेव हो गया, ऑर्किड्स हो गए, सो दीज आर पाइनएप्पल्स हो गए, ऑल दीज आर द कैम्प प्लांट्स। कौन से लिख लो? कैक्टाई, अपुंशिया, अगेव, ऑर्किड, कैलोंचे। So these are the different succulent plants जो कैम मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं। So ये कैम जो पाथवे होता है वो कौन से प्लांट्स में देखने को मिलता है? तो ये जो भी प्लांट्स मैंने लिखे हुए हैं, तो वहां पे पाइनएप्पल हो गया, ब्रायोफिलम हो गया, सो ये भी प्लांट जो होंगे तो वो कैम पाथवे जो है वो शो करेंगे। अभी ये कैम, क्यों ये जो कैम पाथवे वो शो करते हैं? क्योंकि ये अंडर एक्सट्रीमली ड्रॉट कंडीशन में भी, मतलब जो ड्राई कंडीशन होती है वहां पे भी ये फोटोसिंथेसिस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। और इसमें जो मेटाबॉलिज्म होगा तो वो कैम का मेटाबॉलिज्म, दैट इज क्लासियुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो इसका एसिड मेटाबॉलिज्म होता है इन प्लांट्स में, एंड दैट्स व्हाई दिस पाथवे इज कॉल्ड एज कैम पाथवे। अभी इन ये जो प्लांट्स होते हैं दैट इज सक्यूलेंट प्लांट्स, इसमें जो स्टोमेटा होता है वो कब क्लोज होता है और कब ओपन होता है? मेरे को लगा अभी 10-12 लोग फटाफट से आंसर दे देंगे। ड्यूरिंग नाइट ओपन होता है और ड्यूरिंग डे नाइट में ओपन। तो उनमें जो एडाप्टेशन होता है, तो इस एडाप्टेशन की वजह से क्या होता है पता है क्या? ड्यूरिंग नाइट स्टोमेटा जो होता है वो ओपन होता है, ओपन, एंड ड्यूरिंग डे स्टोमेटा इज क्लोज। इसका एक मेन रीजन क्या है? To avoid loss of water. prevent excessive loss of water. The most important one is to avoid the loss of water, क्योंकि यदि वो दिन में खुला रहेगा तो पूरा का पूरा पानी, एज उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है उस कंडीशन में, तो उसकी वजह से फिर यदि वो सुबह ओपन हुए तो सारा का सारा पानी जो है वो निकल जाएगा और दूसरे दिन ये प्लांट जो है वो डेड हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई दिस एडाप्टेशन इज देयर, कि जो ट्रांसपिरेशन, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को स्लो करने के लिए ये जो एडाप्टेशन है ये इन प्लांट्स में, ज़ीरोफाइटिक या जो सक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं तो उनमें हमें देखने को मिलता है। क्लियर है इतना? Yes sir. Yes sir. ओके। Yes. अभी Yes sir. ये क्या करते हैं? दे विल स्टोर CO2 ड्यूरिंग नाइट। नाइट में ही करेंगे ना फिर, क्योंकि स्टोमेटा नाइट में ओपन है, तो गैसेस एक्सचेंज कब होगा? नाइट में होगा।
गैसेस एक्सचेंज जब नाइट में होगा, गैसियस एक्सचेंज, तो फिर स्टोर में अपना CO2 का वो स्टोर करेंगे, CO2 स्टोर करेंगे नाइट में, और नाइट में स्टोर करने के बाद फिर वो कब यूज किया जाएगा, डे में। In the daytime. हाँ, in the form of malic acid with the help of enzyme PEPKs। मतलब क्या होगा, PP को CO2 एक्सेप्ट करे, CO2 को PEPKs एक्सेप्ट करेगा और वो क्या बनाएगा, मैलिक एसिड बनाएगा। तो इसके फॉर्म में, मैलिक एसिड के फॉर्म में ये रात में स्टोर किए जाएंगे CO2, और स्टोर करने के बाद जब सुबह होगी, तो सुबह होने के बाद क्या होगा, ये जो CO2 होगा तो वो केल्विन साइकिल में एंटर होगा, और केल्विन साइकिल में एंटर होने के बाद डे टाइम में ये उसका मतलब केल्विन साइकिल जो है वो परफॉर्म होगी, और केल्विन साइकिल यदि परफॉर्म होगी तो वहां पे जो फूड मटेरियल है वो सिंथेसाइज होगा। समझ में आया क्या? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, एक बार फिर से बताइए ना। Yes, sir. हाँ, देखिए सिंपल सी चीज है, CO2 जो होगा तो नाइट में वो स्टोर किया जाएगा, इज इन द फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड। मैलिक एसिड कैसे बनता है ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है। एक मिनट देखिए, CO2 प्लस PEP इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम PEPKs। PEPKs के जब होगा तो वो क्या बनाएगा, ऑक्सैलो एसिडिक एसिड बनाएगा, और ऑक्सैलो एसिडिक एसिड बनाएगा तो ऑक्सैलो एसिडिक एसिड फिर मैलिक एसिड जो है वो बनाएगा। इतना याद है? यस सर। यस सर। Yes, sir. क्लियरली याद है? यस सर। यस सर। यदि ये मैलिक एसिड बनाएगा तो फिर अभी रात में क्या हुआ है, कौन से फॉर्म में इसने CO2 कौन से फॉर्म में फिक्स हुआ है, मैलिक एसिड के फॉर्म में स्टोर्ड हुआ है। मैलिक एसिड के फॉर्म में स्टोर्ड हुआ है, उसके बाद मैलिक एसिड जो होगा तो वो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम जब सुबह होगी तो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम इस पैक्ट होगा, यहाँ से CO2 बाहर निकलेगा, ये CO2 केल्विन साइकिल में जाएगा, और केल्विन साइकिल में जाने के बाद ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा उसका फूड, दैट विल बी अ शुगर मॉलिक्यूल। और ये PEP जो होगा ये फिर से ऊपर जाके CO2 को फिक्सेशन नाइट के लिए ये रेडी हो जाएगा। तो डे टाइम में ये मैलिक एसिड कन्वर्ट होगा इनटू द CO2, और फिर ये एंटर होगा इनटू द केल्विन साइकिल टू मेक देयर फूड। इतना समझ में आया है? यस सर। हाँ, तो अभी ये हो गया अबाउट द कैम्प प्लांट्स। दूसरी जो चीज होती है तो इसमें क्या होता है, एसिडिफिकेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। जो क्राउसेलियन एसिड होते हैं तो यहाँ पे जो फर्स्ट एसिड बनता है वो क्राउसेलेशियन एसिड बनता है या मेटाबोलाइज्ड होता है। तो उसमें जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप होती है वो एसिडिफिकेशन की होती है। कौन सी स्टेप होती है? एसिडिफिकेशन की। So first step in the SCAM plants is acidification. So जब डार्क होगा तो वो कार्बोहाइड्रेट जो होंगे आर कन्वर्टेड टू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, सो कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड by the process of glycolysis. ओके, डार्क में जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, इन डार्क जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, सो दे विल बी कन्वर्टेड इनटू PEP by the process of glycolysis. इतना समझ में आया है?
यस सर। अभी रात में क्या हुआ है कि रात में जो स्टोमेटा है वो ओपन हुआ है कैम प्लांट्स में, और कैम प्लांट्स में ओपन होने की वजह से क्या होगा, फिर किसकी एंट्री होगी अंदर? CO2. CO2। देयर विल बी एंट्री ऑफ CO2 इन द लीव्स। जो लीव्स होंगे तो लीव्स में किसकी एंट्री होगी? CO2 की एंट्री होगी इन द लीव्स। अभी CO2 की एंट्री होने के बाद क्या होगा? CO2 की एंट्री होने के बाद जो CO2 होगा वो PEP के साथ कंबाइन होगा। ठीक है, किसके साथ कंबाइन होगा? CO2 प्लस PEP इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम PEP केस। करेक्ट है। PEP केस किस में मतलब PEP केस जब इस पे एक्ट होगा, so this will be converted into oxaloacetic acid, and then oxaloacetic acid जो होगा is then reduced into the malic acid in presence of enzyme dehydrogenase. Okay. Yes, sir. Okay. यस सर। And this process is called as acidification. This process is called as acidification. क्यों acidification? क्योंकि एसिड जो है वो प्रोड्यूस हुआ है या नहीं? और ये जो Yes, एसिड sir. होता है ये वैक्यूअल में स्टोर किया जाता है। कहाँ पे स्टोर किया जाता है? वैक्यूअल में स्टोर किया जाता है। सो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को बोला जाता है एसिडिफिकेशन। अभी एसिडिफिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेज जो होगी वो होगी डी एसिडिफिकेशन की। कौन सी होगी? डी एसिडिफिकेशन। अभी डी एसिडिफिकेशन में क्या होगा फिर बताइए? मैलिक एसिड में से CO2 रिलीज होगा और PEP फिर से फॉर्म होगा। वेरी गुड। तो डी एसिडिफिकेशन में क्या हो जाएगा? डी एसिडिफिकेशन मतलब डी एसिडिफिकेशन में क्या होगा कि जो मैलिक एसिड होगा तो वो डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा, एंड व्हेन इट विल गेट डीकार्बोक्सिलेट तो क्या फॉर्म कर देगा? वो फॉर्म कर देगा पायरुविक फॉस्फोइनॉल पायरुवेट फॉर्म करेगा, या पायरुविक एसिड फॉर्म करेगा। वो पायरुविक एसिड फिर से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट फॉर्म करेगा। तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट फिर से कहाँ चला जाएगा? मेसोफिल सेल्स में चला जाएगा, और मेसोफिल सेल्स में जाने के बाद फिर ये जो होगा, या इट इज रेडी टू एक्सेप्ट द CO2 अगेन, और CO2 जब ये एक्सेप्ट करेगा तो उसके बाद फिर जो दूसरा CO2 होगा जो प्रोड्यूस हुआ है तो वो कैल्विन साइकिल में चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को बोलेंगे हम डी एसिडिफिकेशन। दैट इज जब लाइट होगी तो इन लाइट मैलिक एसिड is decarboxylated to produce PEP and CO2। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो होगी तो ये कंप्लीट होगी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डी एसिडिफिकेशन। समझ में आया इतना? यस सर। ओके। यस सर। मैलेट जो होता है ये चीज आपको मोस्ट प्रोबेबली कहीं पे भी नहीं मिलेगी। मैलेट विल बी, ये लिख लीजिएगा जब मैं बताऊंगा आप लोगों को। मैलेट जो होता है तो मैलेट मे बी डीकार्बोक्सिलेटेड इनटू टू वेज। तो ये जो टू वेज होते हैं तो ये बता रहा हूँ, ये मोस्ट प्रोबेबली आपको कहीं मिलेंगे नहीं। आपके बुक में दिए कि ये बताइए तो मेरे को एक बार। मैलेट डीकार्बोक्सिलेशन इन कैंप में क्या क्या दिया है ये बताइए मेरे को थोड़ा सा।
Is anything is given regarding this? No, sir. Okay. No, sir. चलिए फिर बता देता हूं मैं आप लोगों को. Malate may be decarboxylated in two ways. Malate will be decarboxylated in two ways. इस पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मैलेट किस तरह से, मतलब कौन से पाथवेज होते हैं जिससे मैलेट को डीकार्बोक्सिलेट किया जाता है. आई थिंक सो 2016 के एम्स के एग्जाम में आया था. तो मे बी ईयर वैरी, लेकिन क्वेश्चन जो था वो यही था कि किस तरह से वो टाइप्स पूछे गए थे. तो ये टाइप्स मैं आपको बता रहा हूँ. फर्स्ट है in some mallet plants. In some CAM plants, the mallet is directly decarboxylated in presence of NADP plus malic enzyme into CO2 and pyruvate. This is called as AMICAM plants. दूसरा है other CAM plants. Mallet first oxidized to oxaloacetic acid by enzyme malate dehydrogenase. Which is then converted into CO2 and PEP with the utilization of ATP. By enzyme carboxykinase. This is called as PEP-CK CAM plants.
हो गया है तो बता दीजिए। हो गया सर। हो गया सर। सर सबका हो गया है। सर ये मैलिक Yes, sir. एंजाइम उस एंजाइम का ही नाम है क्या? अगेन मैलिक एंजाइम जो लिखा है सर वो ग्रीन में, मैलिक डिहाइड्रोजिनेज उसका नाम कहाँ पे है? दैट विल बी मैलिक Green डिहाइड्रोजिनेज first. अगेन, मैलिक एंजाइम। यस सर। नहीं, देखना एक मिनट। दैट विल बी डायरेक्टली डिकार्बोक्सिलेटेड इन प्रेजेंस ऑफ वो अपना पीपी केस। यस सर। ओके, हो गया। yes, sir. ओके, किसी को डाउट है क्या? अदरवाइज मुझे डाउट है फिर। इफ nobody is having doubt in the mallet CAM pathway, तो मेरे को डाउट है फिर ऐसा। जल्दी बताइए फिर, फास्ट प्लीज। Nobody is having any doubt? अरे किसी को डाउट है क्या? प्लीज जल्दी बताइए यार। यार बताइए। I'm audible ना? Yes, sir. Yes, डाउट है sir. किसी को? Yes, डाउट sir. है? डाउट? Anybody is having any doubt? No, sir. वेरी गुड साक्षी। और किसी को डाउट है क्या? No, sir. Very No, good. sir. Good, very good. Vishal. Gaurav, any you have any doubt? नो सर। Yash, you have any doubt? नो सर। अरे वाह, क्या बात है। अभिषेक, अथर्व, यस सर। डाउट? No. अभिषेक, अथर्व, किसी को डाउट नहीं है? पायल, चलिए फिर मैं पूछता हूँ आपको डाउट अभी, ठीक है? कैम पाथवे का मतलब मेरे को कौन बताएगा? कैम मीन्स व्हाट? जल्दी से हाथ ऊपर कीजिए। कैम, कैम। यार किसी का भी हाथ नहीं ऊपर हुआ। अदिति बता। वेरी गुड प्राप्ति। अदिति, वेरी गुड प्रीति। अदिति, Yes, sir. यस प्लीज, वेरी गुड विशाखा। कैम, वेरी गुड साक्षी। Yes, sir. यस प्लीज, वेरी गुड साक्षी। गुड गुड गौरव। हाँ, Sir, CAM pathway is present in the succulent plants. मैं ये पूछ रहा हूँ कैम क्या है? लॉन्ग फॉर्म बता से बस। नहीं पता? वेरी गुड। हाँ, साक्षी बोराड़े बताइए। सर वो एसिड मेटाबॉलिज्म में यूज होता है, मतलब ये प्रोसेस। ओके, कैम का मतलब है क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। करेक्ट है? ये बोला ना मैंने आपको पहले ही स्टार्ट किया तब। Yes, sir. ओके, यस Yes, sir. अभी ये जो क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म है,
कैम और क्रैसिलेशियन का क्या लेना देना? कहाँ हमने पढ़ा क्रैसिलेशियन एसिड का मेटाबॉलिज्म हुआ ऐसा? कहाँ पढ़ा यहाँ पे बताइए मेरे को। यहां से लेके यहां तक कहाँ पे पढ़ा हमने क्रैसिलेशियन एसिड का मेटाबॉलिज्म? Why this is called as क्रैसिलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म? जल्दी बताइए मेरे को। गुड गौरव, जल्दी बताइए। सुयश, नहीं पता सर। प्रीति, Yes, sir, because it was first reported in the family Cruciaceae, so it is Very called good, as Preeti. CAM. वेरी गुड प्रीति। ये जो एसिड मेटाबॉलिज्म हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है हमें क्रैसुलेशिई फैमिली के अंदर, और इसीलिए इसमें जो एसिड मेटाबोलाइज्ड होता है इसीलिए इस एसिड को क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म ऐसा बोला जाता है। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, इसीलिए इसको बाकी कोई भी लेना देना नहीं इस नेम का, क्रैसुलेशियन का। क्या लेना देना है कि ये जो प्लांट्स होते हैं, ऑल दीज प्लांट्स आर बिलोंगिंग फ्रॉम फैमिली क्रैसुलेशिई, और इसीलिए इसमें जो एसिड मेटाबोलाइज किया जाता है दैट विल बी अ मैलिक एसिड और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो ये एसिड जो होता है तो वो कौन से फैमिली में देखने को मिलता है? हमें क्रैसुलेशिई फैमिली में देखने को मिलता है, और क्रैसुलेशिई फैमिली में देखने को मिलता है इसीलिए इस एसिड को क्रैसुलेशिई एसिड मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। समझ में आया है? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, हो गया sir. खत्म। अभी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ। एज यू हैव नॉट आस्क्ड एंड आई हैव नॉट टोल्ड, क्या डाउट आना चाहिए था कि एक ये डाउट आना चाहिए था कि सर दे शो द क्रॉस एनाटॉमी और नॉट, मींस सर दे हैव bundle sheath cell and mesophyll cells or not, as they perform C4 cycle ना, लेकिन थोड़ी अलग तरीके से करते हैं। क्लियर है क्या? नहीं Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है ना? साइकिल तो C4 ही हो रही है ना वहां पे भी, भले थोड़ी अलग तरीके से हो रही है, लेकिन C4 हो रही है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सुयश, हो रही है क्या नहीं C4? यस सर। हो रही है या नहीं? कैसे हो रही है बता जल्दी से। सर वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन रहा है। हाँ, और क्या? बस इतने इसकी की वजह से और they have पेपकेस both भी यूज हो enzymes, रहा है। PEP केस पेपकेस, और हाँ। PEP भी होता है उनमें, और C3 को उसको ये करने के लिए रूबिस को चाहिए ही चाहिए। यदि CO2 C3 में गया है तो उसको रूबिस को चाहिए ही। जब भी रूबिस को होगा तभी जाके जो शुगर है वो फॉर्म होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इसीलिए ये C4 परफॉर्म कर रहे हैं। तो C4 परफॉर्म करेंगे तो उनमें तुम लोगों के दिमाग में ये चीज आनी चाहिए थी क्या नहीं कि सर उनमें बंडल शीथ सेल, मतलब मेरे को डाउट है सर, आपने बताया नहीं, तो उसमें बंडल शीथ सेल भी होते हैं क्या, या दोनों सेल्स होते हैं क्या, मेसोफिल और बंडल शीथ, या फिर नहीं होते? तो क्या नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्रॉस एनाटॉमी होती है या नहीं? ये डाउट आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? Yes, sir. आना चाहिए था ना। बस डाउट कब आएगा पता है क्या आप लोगों को? डाउट कब आएगा? डाउट कब आएगा आप लोगों को? कब आएगा डाउट? डाउट जब आएगा जब आप लोग आपके ब्रेन के साथ आए होंगे लेक्चर में। यदि आपका लोग, हाँ वेरी गुड रुतुजा, जब आपका ब्रेन आप घर पे रख के आए होंगे तो फिर कैसे डाउट आएगा? अभी आप घर पे ही हो ये अलग बात है, लेकिन आपका जो ब्रेन है वो कहीं और बेडरूम में छोड़ के आए, या फिर टीवी रूम में छोड़ के आए होंगे, या फिर किचन में कोई सेंट आ रहा होगा, हाँ, तो फिर उधर जा रहा होगा थोड़ा थोड़ा, तो फिर कैसे डाउट आएगा? कैसे आएगा?
क्योंकि तुम लोगों को मैं कुछ दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप लोग अभी पैसिव होने लग गए हो। ये ऐसा चलेगा क्या? जो इनिशियली तुम लोगों में जो एनर्जी थी ना, वो बहुत अच्छी थी। अभी तुम लोग लास्ट वीक से मेरे को जितना भी समझ में आ रहा है कि आप लोग पैसिव हो गए हो, ऐसा मेरे को लग रहा है। इज एनी रीजन बिहाइंड इट? अरे कुछ बोलोगे? नहीं? हाँ स्प्रीति सही है। या तो समझ में आएगा या तो समझ में नहीं आएगा। तो दो चीजें हो सकती है। मतलब मैं आपको बोलता भी हूँ हमेशा कि डाउट दो ही समय पे होते हैं, या तो कुछ भी नहीं समझ में आया तब, या तो कुछ समझ में आया तब। सही है ना? अरे कुछ बोल रहे हो, बोलिए तो सही। हो Yes, क्या आप sir. लोग? Yes. हाँ, मतलब हो ना आप लोग? आपको समझ में आ रहा है ना कि भाई यार ये चीज तो हमने पूछनी चाहिए थी, ऐसा लग रहा है ना आप लोगों को, लेकिन आपने पूछी नहीं। मैंने तो भी पहले ही बोला कि आपको डाउट्स नहीं है तो फिर मेरे को डाउट्स है। बोला या नहीं बोला मैंने आप लोगों को? आपने ये भी नहीं पूछा सर कि उसको कैम क्यों बोला जाता है। हम भले चलिए ठीक है, आपको पता था कि उसको क्रैसिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म बोला जाता है, लेकिन फिर उसको क्यों बोला जाता है सर क्रैसिलेशन? तो हमने कुछ पढ़ा भी नहीं, तो भी नहीं कुछ भी बता रहे हो आप। तो ये चीजें जो है थोड़ा ध्यान दीजिए, जरूरी है बहुत। भले फोटोसिंथेसिस पे क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर अदर चैप्टर्स टू। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. So this is about the कैम्प पाथवे और कैम्प मेटाबॉलिज्म। अभी दूसरी जो चीज है, मैं आपको एकदम शॉर्टली एक चीज बताता हूँ, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैम्प पाथवे। की कैम्प पाथवे की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है कैम्प पाथवे का, तो वो ये है कि जो CO2 होता है वो CO2 एसिमिलेशन एंड मैलिक एसिड एसिमिलेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द नाइट। मतलब CO2 कब फिक्स किया जाता है और मैलिक एसिड कब फॉर्म किया जाता है, वो नाइट में किया जाता है कैम्प पाथवे में, जो बाकी प्लांट्स में हमें देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है इतना? Yes, sir. हाँ। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनका जो pH होता है वो डिक्रीज होता है ड्यूरिंग द नाइट और इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द डे। pH डिक्रीज ड्यूरिंग नाइट एंड इंक्रीज ड्यूरिंग डे। ये भी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अभी इस पे भी एक क्वेश्चन पूछूंगा, पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक्स फटाफट से बता देता हूँ आप लोगों को। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो ये होगा कि जो मैलिक एसिड स्टोर्ड होता है वैक्यूल्स में, मैलिक एसिड स्टोर्ड इन वैक्यूल्स ड्यूरिंग नाइट which decarboxylated to release CO2 during the day। ये भी क्लियर है? Yes, sir. ओके। एंड द लास्ट वन, जो कैम होता है, तो कैम में दोनों एंजाइम्स होते हैं,
C3 और C4 साइकिल के लिए, and that will be present in the mesophyll cells. Both the enzymes and this pathway also have capability to fix CO2 loss in respiration. And all these characteristics are important to survive the plants in xeric habitat. So these are the characteristics of CAM plants. हो गया है तो लिख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए जल्दी से, लेकिन I'll not wait for more than 1 minute. सर वो xeric habitat मतलब क्या है? Xeric मतलब एरिड ड्राई कंडीशन में. सर वो लास्ट पॉइंट लिखा है उसमें CO2 की बात क्या है? CO2 loss in respiration. सर वो pH का पॉइंट वो है ना, वो समझ में नहीं आया. Okay. pH decreases during the night and increases during the day. तो pH जो होगा वो डिक्रीज होगा नाइट में और इंक्रीज होगा डे में. किसे होगा? सर क्योंकि नाइट में CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो Very pH कम होगा. और दूसरी चीज वो मैलिक एसिड बना रहा है. मैलिक एसिड बनाएगा तो एसिड प्रोडक्शन होगा, तो क्या होगा? pH डिक्रीज होगा. और सुबह क्या कर रहा है? मैलिक एसिड को वो कन्वर्ट कर रहा है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होगा और मैलिक एसिड को कन्वर्ट करेगा वो. तो कन्वर्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली फिर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, मतलब जो CO2 होगा तो वो इससे निकलेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा. कन्वर्ट होगा तो फिर pH जो होगा वो इंक्रीज होगा डे में. सो सिंपली ये CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज डिक्रीज होने से एसिड का जो pH जो है वो इंक्रीज डिक्रीज होगा. और दूसरा मैलिक एसिड का कन्वर्जन जो है, मतलब मैलिक एसिड कन्वर्ट होगा, मतलब मैलिक एसिड प्रोड्यूस होगा तो ऑब्वियसली pH जो है वो डिक्रीज होगा, और मैलिक एसिड कन्वर्ट होगा तो ऑब्वियसली pH जो है वो इंक्रीज होगा. क्लियर है? यस सर. ओके. और कोई किसी को डाउट है? सर यस. सर इसमें PEP और RUP फिर से एक बार पहले विशा का बात कर ले. ये वर्ड क्या है कौन सा गौरव? जो रेड से हाईलाइट किया मैंने? डीकार्बोक्सिलेज, विच डीकार्बोक्सिलेटेड टू रिलीज. हाँ, और कौन था? अभी कुछ तो भी थे, 2 लोग थे एक साथ में बात कर रहे थे. हाँ विशाखा. सर इसमें दोनों भी एंजाइम्स मतलब PPKS और RUBP मेसोफिल सेल्स में होते हैं क्या? राइट विशाखा. देखिए विशाखा, यहाँ पे हमने, यस बोलिए ना प्लीज. पर सर C4 पाथवे में तो RUBP बंडल स्विच सेल्स में होता है ना? हाँ, so this is the difference between the C4 and CAM ना. देन एक और ये देखिए यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने.
सी carbohydrates are converted to PEP by process of glycolysis. तो कार्बोहाइड्रेट किसके इसमें मतलब कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू PEP by the process of glycolysis. तो जो कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या, यहाँ पे ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज जब कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, तो ये ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड से पहले क्या बनता है, पीपी बनता है। तो इसीलिए यहाँ पे पीपी जो है वो पॉसिबल है, और ये पीपी जब बनेगा यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, तो CO2 को एक्सेप्ट कर लेगा ये पीपी, वो पायरुविक एसिड को बनाएगा ही नहीं, इसको वो बनाएगा ही नहीं, सीधा सीधा CO2 के एक्सेप्टेंस के लिए ये पीपी जो होगा तो वो यूज किया जाएगा ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। और इसीलिए फिर ये जो फिक्सेशन होता है वो नाइट में होता है। समझ में आया? सर फिर से एक बार बताइए नहीं। पीछे का क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस क्या है, देखिए एक मिनट। Glycolysis is the process of breakdown of glucose into two molecules of one molecule of glucose into two molecules of pyruvic acid। ठीक है, अभी नॉर्मली क्या होता है, ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट, फिर DHAP, PGAL एंड ऑल, एंड फाइनली लास्ट बट वन प्रोडक्ट जो होता है ग्लाइकोलिसिस का, लास्ट बट वन वो होता है PEP, एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज पायरुविक एसिड। इतना समझ में आया है? यस सर। हाँ, तो अभी पायरुविक एसिड में बनने से पहले, मतलब ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, तो 6 कार्बन कंपाउंड और पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। लेकिन इसको बनने से पहले 2 मॉलिक्यूल ऑफ पीपी बनेंगे। तो पीपी जब बनाता है ना, तो सीधा वो नाइट में CO2 को एक्सेप्ट कर लेता है, पायरुविक एसिड बनने ही नहीं देता है। तो पायरुविक एसिड नहीं बनेगा ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में, यहाँ पे पीपी बनेगा, पीपी CO2 को एक्सेप्ट करेगा और वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड या मैलिक एसिड बनाएगा सीधा। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो इसीलिए पीपी को एक अलग, मतलब पीपी इज ऑटोमेटिकली प्रेजेंट इन द बंडल शीथ सेल, और कहा गया पता नहीं क्या क्लियर कर, हाँ इधर होगा। तो पीपी बंडल शीथ सेल में ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें ट्रांस एनाटोमी एब्सेंट होती है। पीपी कहाँ पे प्रेजेंट होगा, पीपी भी जो होगा वो मेसोफिल सेल्स में ही प्रेजेंट होगा, और रूबिस्को के लिए तो आपको वो चाहिए ही चाहिए, तो दोनों के दोनों जो होंगे वो मेसोफिल सेल्स में ही प्रेजेंट होंगे, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द C3, C4 एंड कैम प्लांट्स। समझ में आया? जैसे सर ये C3 डे टाइम में CO2 कैसे रिलीज करते हैं, किसके थ्रू करते हैं? ओके, देखा अभी क्या होगा, जो मैलिक एसिड बना हुआ है, ठीक है, तो मैलिक एसिड डे टाइम में डीकार्बोक्सिलेट होगा, तो डीकार्बोक्सिलेट होने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2 प्लस PEP। समझ में आया? फिर अभी ये CO2 जो होगा तो वो कहाँ जाएगा, तो CO2 होगा वो C3 साइकिल में जाएगा, और C3 साइकिल में जाने के बाद मतलब क्या, CO2 प्लस RUBP इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रूबिस्को, फिर ये क्या बनाएगा, ये शुगर मॉलिक्यूल बनाएगा। वही 3 स्टेप फॉलो होंगे, दैट इज कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। फिर शुगर मॉलिक्यूल बनेगा, शुगर मॉलिक्यूल बना, फिर आपका फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो गया। समझा? यस सर। ओके, और किसी को कोई डाउट? Nobody is having any doubt? It's okay, Aditi. Anybody is having any doubt? नहीं तो बोलिए। नो सर। हाँ, चलिए। So we are going to discuss. Next we are going to start with the photorespiration. So photorespiration की जो प्रोसेस होती है, जैसे मैंने आपको बताया, ये photorespiration जो होता है, तो फटाफट से खत्म करते हैं। जो फोटोरेस्पिरेशन होता है, तो फोटोरेस्पिरेशन में हमें क्या देखने को मिलता है, फोटोरेस्पिरेशन में हमें इंस्टेड ऑफ CO2
O2 will be accepted by the phosphoenol pyruvate. और यदि वो phosphoenol that will be a Rubisco, तो Rubisco जो होगा तो वो, क्योंकि Rubisco जो होता है तो Rubisco में having ability to accept both the thing, that is CO2 as well as O2. तो दोनों के तरफ Rubisco की affinity होती है, either they can accept the CO2, either they can accept the O2, मतलब वो CO2 को भी एक्सेप्ट करेगा और वो O2 को भी एक्सेप्ट करेगा। जब वो CO2 को एक्सेप्ट करेगा RuBP, तो वो क्या फॉर्म करेगा, RuBP plus CO2, then they will form sugar। क्लियर है? यस? Yes, sir. और कार्बोहाइड्रेट, ये क्लियर है? Yes, sir. ओके। लेकिन जब वो O2 को एक्सेप्ट करेगा एज RuBP, कितना कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड, प्लस यदि उसने O2 को एक्सेप्ट कर लिया इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम Rubisco, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये 3 कार्बन कंपाउंड फॉर्म करेगा, दैट विल बी अ फॉस्फोग्लिसरेट PgAl, एंड एक जो मॉलिक्यूल होगा तो वो फॉर्म करेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट। अभी जो फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है तो ये 2 कार्बन कंपाउंड होता है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है। टोटल कितने कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड। अपना RuBP कितना है, 5 कार्बन। O2 के जाता है यहाँ पे C है क्या, नहीं है, तो 5 कार्बन कंपाउंड से क्या फॉर्म होगा, एक 2 कार्बन कंपाउंड फॉर्म होगा और दूसरा 3 कार्बन कंपाउंड फॉर्म होगा। इतना समझ में आया है? Yes, सर sir. एक बार repeat कीजिए ना। ओके, देखिए ये Rubisco है, O2 यदि कंबाइन होगा तो O2 कंबाइन होने के बाद दैट विल बी अ RuBP, that is ribulose 1,5 bisphosphate. When RuBP combines with the oxygen, then they form, this is the 2 carbon compound, that is 2 phosphoglycolate, and then one molecule of 3 phosphoglycerate। इतना समझ में आया है? यहाँ पे CO2 होता था तो क्या होता था, क्या बनता था, when CO2 combines with RuBP, ये RuBP ना नीचे लिखा हुआ, सो क्या फॉर्म होता था यहाँ पे, तुम लोग जवाब दोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं नहीं बढ़ूंगा। हाँ, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यस विशाखा। CO2 जब रुबिस्को के साथ कंबाइन होगा तो 2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो गए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। वेरी गुड विशाखा। यदि CO2 RuBP के साथ कंबाइन होगा इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम Rubisco, देन दे विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये हो गया नॉर्मल जो हमने C3 में पढ़ा था कि C3 में क्या होता है, जब CO2 जो है तो वो कंबाइन होता है RuBP के साथ, तो वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म करेगा या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉर्म करेगा, करेक्ट है। लेकिन अभी ये RuBP जो है, ये RuBP किसके साथ कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ, और यदि ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉर्म करेगा और 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉर्म करेगा। इतना समझ में आया है? Yes, sir. And this Yes, process sir. is called as photorespiration. Instead of fixing CO2, Rubisco started to fix the O2 molecule and in presence of light. So this process is called as photorespiration. Respiration में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो यूटिलाइज किया जाता है, so that process is called as respiration. जब हम CO2 को यूटिलाइज करेंगे तो उसको बोलेंगे हम फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे CO2 यूटिलाइज हो रहा है क्या, नहीं, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है, और ऑक्सीजन यूटिलाइज होने की वजह से इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फोटो रेस्पिरेशन बोलेंगे। समझ में आया? यस सर। ये जो फोटो रेस्पिरेशन की जो कंसेप्ट थी, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल। इसको क्या बोला जाता है,
फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल। क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल। ये जो साइकिल थी दैट इज फोटो रेस्पिरेशन, ये इंड्यूस होता है लाइट में, और इसका जो इंटरमीडिएट होता है विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन, ये स्टडी किया गया था इन टोबैको प्लांट। किसमें स्टडी किया गया था? ये टोबैको प्लांट में। और ये किसने स्टडी किया था? इट वाज स्टडीड बाय डेकर। इन 1959। एज ईयर का मेरे लिए कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, बस बता दिया। समझ में आया है क्या? यस सर। Yes, sir. देखिए, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको साइकिल भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है? इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय डेकर। और ये कैसे रिपोर्ट किया गया? इसमें इसने ये रिपोर्ट किया कि लाइट क्या कर रहा है? लाइट इंड्यूस द ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन इंड्यूस कर रहा है? लाइट। लाइट इंड्यूसेस द ऑक्सीडेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक इंटरमीडिएट। जो फोटोसिंथेटिक का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, तो इस प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। किससे हो रहा है ऑक्सीडेशन? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। एंड दिस प्रोसेस इन टोबैको, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटो रेस्पिरेशन। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके। एंड Yes, sir. फोटो रेस्पिरेशन इज डिफाइंड बाय क्रोटको। फोटो रेस्पिरेशन किसने डिफाइन किया? डिफाइन बाय क्रोटको। किसने डिफाइन किया? क्रोटको ने फोटो रेस्पिरेशन को डिफाइन किया इन 1963। क्लियर है? यस सर। तो इसमें क्या होगा? एक एक्स्ट्रा इनपुट ऑफ O2 होगा, और CO2 जो होगा तो वो रिलीज किया जाएगा। Extra input of O2 and extra release of CO2. So this is called as photorespiration by Krotko. This is also called as glycolate metabolism. इसको क्या बोला जाता है? ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म। इतना समझ में आया? इंट्रोडक्शन समझ में आया है क्या? फोटो रेस्पिरेशन का, या ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म का, या फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल का? सर ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म क्यों बोलते हैं? ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए अभी क्या फॉर्म हुआ विशाखा, RUBP और O2 के साथ कंबाइन होने के बाद एक फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म हुआ, ठीक है, और दूसरा फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉर्म। तो अभी उसके बाद क्या होगा? ये यदि आप डायग्राम देख पा रहे होंगे तो जो 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट है, तो ये इस तरह से कंटिन्यू हो रहा है, एंड देन अगेन दे फॉर्म अ फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म। तो इस तरह से फिर क्या हो रहा है? मेटाबॉलिज्म किसका हो रहा है? फॉस्फोग्लाइकोलेट का हो रहा है। समझ में आया? यस सर। हाँ। अभी यदि आप लोगों को इसका जो इंट्रोडक्शन है वो समझ में आया होगा, तुम आगे बढ़ रहे हैं, एंड दैट विल बी देखिए कैल्विन साइकिल में क्या होता है? RUBP कंबाइन होता है CO2 से, और कंबाइन होने के बाद 2 मॉलिक्यूल बनाता है 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के।
अभी ये दो मॉलिक्यूल बनाने के बाद एज RuBP इज हैविंग एक्टिव साइट फॉर बोथ, दैट इज फॉर ऑक्सीजन एज वेल एज CO2, दोनों के लिए उसके पास एक्टिव साइट होती है, लेकिन CO2 की तरफ इसकी एफिनिटी जो होती है वो ज्यादा होती है देन द O2। फिर ये कब O2 कंबाइन होगा इसको RuBP को, जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इसका कम होगा तो O2 क्या करेगा, इसके साथ कंबाइन कर लेगा। इतना समझ में आया है? यस सर। यस सर। 1 मिनट दे रहा हूं आप लोगों को, ये तीनों सेंटेंसेस पढ़ लीजिए एक बार, यदि इसमें कोई डाउट है तो मेरे को पूछ लीजिए प्लीज, जल्दी पढ़िए और मेरे को बताइए। हो गया क्या? यस कोई डाउट है किसी को? यस एनी डाउट? एनी वन इज हैविंग एनी डाउट? नहीं है? यस। सर रुबिस्को की एफिनिटी CO2 को क्यों ज्यादा होती है एज कंपेयर टू O2? ओके, CO2 को रुबिस्को की एफिनिटी क्यों ज्यादा होती है? अभी देखिए, वैसे तो दैट डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर, कि उसका स्ट्रक्चर कैसे है उसके हिसाब से उसकी जो एफिनिटी होगी तो वो ज्यादा होगी। तो बाकी मतलब स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस की वजह से ही एफिनिटी जो है वो ज्यादा हो सकती है अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। बाकी यही आंसर हो सकता है उसका। और कुछ है? सर हाँ सर कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग मतलब O2 और CO2 के बीच क्या? यस। ओके सर। कॉम्पिटिटिव मतलब जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा वो बाइंड होगा। तो अभी यदि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एंड इट इज आल्सो हैव द हायर एफिनिटी टुवर्ड्स दिस, और इसीलिए फिर वो पहले बाइंड होगा। लेकिन यदि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तो दूसरा कम्पीट करने के लिए रेडी है, दैट इज द कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग। यस सर। सर मतलब एंजाइम्स के केस में होता है वैसा क्या, इनहिबिटर्स टाइप? यस 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 यस। यस सर। और देखिए जो रुबिस्को होता है ना, तो वैसा का आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं मैं। जो रुबिस्को होता है तो रुबिस्को में अमीनो एसिड जो होते हैं दे हैव अ स्मॉल हाइड्रोफोबिक चेन, and this small hydrophobic chain is most proficient in attracting CO2 than the O2। मतलब जो हाइड्रोफोबिक चेन होती है एज स्ट्रक्चरल मैंने आपको बोला, तो स्पेसिफिकली दे हैव अ स्मॉल हाइड्रोफोबिक चेन, और जो अमीनो एसिड होते हैं उनमें, और ये हाइड्रोफोबिक चेन जो होती है उनको वो क्या करते हैं, CO2 के तरफ ज्यादा अट्रैक्शन शो करते हैं। इसीलिए CO2 की जो CO2 की जो एफिनिटी होती है टुवर्ड्स द रुबिस्को वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू O2। ठीक है? यस सर। ओके। हाँ, और कोई है? चलिए, मेरे हिसाब से नहीं है। यस सर यस सर यस। अगर CO2 की एफिनिटी रुबिस्को की तरफ ज्यादा है तो उनमें कंपटीशन क्यों होती है? जब एफिनिटी मतलब हर बार मतलब एफिनिटी ज्यादा होगी, CO2 लेकिन यदि उससे कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया है या add होना चाहिए। हेलो,
यस Yes, sir. Yes, sir. हाँ, यदि कॉन्सेंट्रेशन किसी चीज का लो है, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए अभी ये रूबिस्को है, सॉरी, अब ये रूबिस्को एंजाइम है, इसके अराउंड 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जो है वो O2 है। तो नॉर्मली ये दोनों कंपीट करेंगे, जो पहले पहुंच जाएगा वो उसको बाइंड हो जाएगा। अभी जिसके नंबर ज्यादा होंगे वो नॉर्मली उसका पॉसिबिलिटी ज्यादा है पहले पहुंचने का। हो सकता है CO2 भी पहुंच जाए उस समय पे, लेकिन ये CO2 पहुंचने के बाद, ये यूटिलाइज करने के बाद फिर दूसरा रूबिस्को जो है वो रेडी है, तो दूसरा रूबिस्को रेडी है तो O2 उसको बाइंड हो जाएगा। सो सिंपल है, भले हैपेनिटी ज्यादा है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन यदि किसी चीज का ज्यादा होगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे विल बाइंड टू द दैट एंजाइम्स, स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट इन द मीडियम। ओके, ओके, Sir, Yes, photo sir. respiration. अगेन Photo respiration daytime में होगा ना? फोटो रेस्पिरेशन कब होगा? डे टाइम में ही होगा ना सर? ऑब्वियसली डे टाइम में होगा, फोटो है ना, लाइट के हाँ प्रेजेंस में ही सर, होगा ना। सर कैंप प्लांट्स में भी डे टाइम में ही होगा क्या? ओके, कैंप प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन, दैट O2 will be most probably कैंप प्लांट्स will not show the photo respiration. कैंप और C4 जो होते हैं वो फोटो रेस्पिरेशन शो नहीं करते हैं, उसका रीजन दूंगा थोड़ी देर में। यस सर। हाँ, इतना समझ में आया है क्या? Yes, Yes, sir. है और कुछ है? ओके, देखिए तो C3 प्लांट्स में O2 बाइंडिंग जो होती है रूबिस्को से, तो वो हमें देखने को मिलती है। सो दैट्स व्हाई दे हैव अ फोटो रेस्पिरेशन, मतलब हाई फोटो रेस्पिरेशन रेट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो CO2 फिक्सेशन जो होगा, यदि O2 यदि C3 को बाइंड हो जाएगा तो O2 रेस्पिरेशन क्या होगा, सॉरी CO2 फिक्सेशन जो होगा तो डिक्रीज हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? Yes, sir. रूबिस्को को यदि O2 बाइंड हो गया तो फिर अभी रूबिस्को अवेलेबल नहीं है, तो CO2 जो फिक्सेशन है तो वो डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होगा या नहीं होगा? Yes, sir. Yes. सर। अभी ये क्या फॉर्म करता है तो हमें पता है, वो फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉर्म करता है और फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म करता है। जब O2 RuBP को कंबाइन, RuBP combines with the O2, then they will form phosphoglycerate and phosphoglycolate. So this pathway is called as photorespiration. इस फॉस्फेट में क्या, इस पाथवे में क्या होता है? देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ शुगर, शुगर का सिंथेसिस नहीं होगा, ना एटीपी प्रोड्यूस होगा, ना NADPH प्रोड्यूस होगा, इसीलिए इसको वेस्टफुल प्रोसेस जो है वो बोला जाता है। रादर इट कॉजेज द रिलीज ऑफ CO2 बाय यूजिंग ATP, ना प्रोड्यूस करता है लेकिन ATP जो है वो यूज कर लेता है और उसके साथ साथ CO2 जो है वो प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज कॉल्ड एज फोटो रेस्पिरेशन। इतना समझ में आया है? ये एक्सप्लेन हो चुका है ऑलरेडी। यस सर। Yes, sir. जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें फोटो रेस्पिरेशन जो होता है वो देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उनमें जो कॉन्सेंट्रेशन होता है CO2 का वो इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? एंजाइम साइड की तरफ, क्योंकि मैलिक एसिड जब कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम है, समझ लीजिए CO2 का, तो मैलिक एसिड क्या करेगा? CO2 प्रोडक्शन कर देगा। तो इस तरह से फिर CO2 की जो ये होती है CO2 का जो सॉरी एक मिनट, पानी पी के आ दो। सॉरी।
ओके देखिए, जो C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं होता? C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन होता है तो वो एंजाइम साइट पे हाई रहता है हमेशा, और हाई रहने की वजह से क्या होगा कि जो मतलब कॉन्सेंट्रेशन डाउन नहीं होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन यदि डाउन नहीं होगा तो O2 का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर नहीं जाएगा CO2 के कॉन्सेंट्रेशन से, और यदि O2 का कॉन्सेंट्रेशन CO2 के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर नहीं जाएगा, सो रूबिस्को के अराउंड बहुत सारे CO2 मॉलिक्यूल्स होंगे एंड दे विल कंबाइन विद द रूबिस्को, और इसीलिए यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल जो होगा वो इसके साथ कंबाइन नहीं होगा, एंड दैट्स व्हाई ये जो CO2 जो होता है, तो इस तरह से C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन जो है वो देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है? सर वो फिर से एक बार बताइए। देखिए अभी जो आपका CO2 मॉलिक्यूल होता है तो वो मतलब फोटो रेस्पिरेशन कहाँ होगा? जहाँ रूबिस्को होगा, करेक्ट है? यस सर। हाँ, C4 प्लांट में रूबिस्को कहाँ पे होता है? बंडल शीट सेल। वेरी गुड। C4 प्लांट में यदि रूबिस्को बंडल चिट सेल में है तो यहाँ पे यदि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा तो फिर O2 बाइंड होगा क्या रूबिस्को को? नो सर। तो ये जो CO2 कॉन्सेंट्रेशन है ये मेंटेन कैसे किया जाता है? जो C4 एसिड होता है दैट विल बी अ मैलिक एसिड, तो मैलिक एसिड कंटिन्यूअसली ब्रेक होता रहता है, और ये ब्रेक होने के बाद CO2 का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मेंटेन होता है इनटू C4 प्लांट, और इस तरीके से फिर कंटिन्यूअस रूबिस्को को CO2 जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, और इसीलिए फिर O2 जो है वो कंबाइन नहीं हो पाता है इन C4 प्लांट विथ रूबिस्को, एंड दैट्स व्हाई C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन जो है वो देखने को नहीं मिलता है। समझ में आया है? यस सर। साक्षी, तेरे क्वेश्चन का आंसर मिला क्या? हाँ सर। कैम में भी और इसमें भी? यस सर। अभी इसकी वजह से फिर क्या होगा कि वो जो ऑक्सीजनेस की एक्टिविटी है उसको मिनिमाइज किया जाता है और कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी को कंटिन्यू किया जाता है, और इस तरह से C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन जो होता है वो देखने को नहीं मिलता है। सो इसकी वजह से क्या होगा कि यदि मतलब फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली इसमें जो प्रोडक्शन होगा या फोटोसिंथेसिस का जो रेट होगा तो वो अच्छा होगा C4 प्लांट्स में, एंड दैट्स व्हाई C4 प्लांट्स आर हैविंग हायर प्रोडक्टिविटी एंड yields अ बेटर, जो yield होगी तो वो प्रोडक्टिविटी एंड yields is better in C4 plants as compared to the C3 plants. समझ में आया? यस सर। अभी दिस इज अबाउट द फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है? अंदर जाना है क्या फोटो रेस्पिरेशन में? डोंट हैव टाइम, जल्दी से बताइए, जाना है तो हाँ, नहीं जाना है तो नहीं। हाँ सर। चलिए अंदर थोड़ा सा जाते हैं, कोशिश करते हैं फटाफट से देखने की, ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि क्या क्या होता है, ठीक है? सो इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये आपका RUBP है, लाल पेन ले लेता हूँ। दिस इज योर IBP। व्हेन RUBP combines with, किधर गया, O2, ठीक है, in presence of enzyme Rubisco, so what they will form? They will form phosphoglycolate, 2 phosphoglycolate that is, and 1 molecule of this. क्लियर है? ये वाला, ये एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना और एक फॉस्फोग्लाइकोलेट बना। इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। इसके लिए ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म के लिए या फोटो रेस्पिरेशन के लिए 3 ऑर्गेनेलीज जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। मतलब ये कंप्लीट साइकिल जो होती है वो 3 ऑर्गेनेलीज में होती है। पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है पेरोक्सिसोम, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया।
इतना क्लियर है? यस सर। ओके। यस सर। अभी क्या होगा देखिए, ये जो ग्लाइकोलेट होगा, तो ग्लाइकोलेट जो होगा वो जाएगा पेरोक्सिसोम में, और इसका फॉस्फेट जो है वो रिमूव हो जाएगा। फॉस्फेट रिमूव होने के बाद इट विल बिकम अ ग्लाइकोलेट। ठीक है, ओके। यस सर। हाँ, फॉस्फेट रिमूव होता है तो क्या हो जाएगा, 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट है। दूसरे ग्रुप से फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, वो ग्लाइकोलेट रह जाएगा। इतना समझ में आया है? यस सर। हाँ। अभी दूसरी नेक्स्ट जो चीज होगी कि ये जो ग्लाइकोलेट या ग्लाइकोलिक एसिड होगा, इट विल बी कंबाइंड विद द ऑक्सीजन। ये किसके साथ कंबाइन हो रहा है, इट विल बी कंबाइंड विद द ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन फॉर्म होने के बाद ये कहाँ पे आ गया है, अभी पेरोक्सिसोम्स में आ गया है। कहाँ पे आ गया है, पेरोक्सिसोम्स में। ग्लाइकोलेट कहाँ फॉर्म हो रहा है, पेरोक्सिसोम्स में। वो जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा ग्लाइकोलेट, तो वो क्या फॉर्म करेगा, ग्लाइऑक्सिलेट फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, ग्लाइऑक्सिलेट, और उसको हम ग्लाइऑक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। प्लस H2O2 क्या फॉर्म किया उसने, प्लस H2O2, एक जो है वो ग्लाइऑक्सिलेट या ग्लाइऑक्सिलिक एसिड प्लस H2O2 फॉर्म किया। H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कैटालेस, ये कौन सा एंजाइम है, कैटालेस, ये किस में डिसोसिएट हो जाएगा, वाटर प्लस 1/2 O2। किस में डिसोसिएट हो जाएगा, वाटर प्लस 1/2 O2 में। इतना समझ में आया है? यस सर। ओके। यस सर। अभी ग्लाइऑक्सिलिक एसिड जो होगा, सो दैट ग्लाइऑक्सिलिक एसिड विल बी कंबाइंड विद द ग्लूटामिक एसिड। किसके साथ कंबाइन होगा ये, ग्लूटामिक एसिड के साथ। अब ये ग्लूटामिक कहाँ से आया है, तो ये किधर से भी, साइटोसोल से आ सकता है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया सॉरी क्लोरोप्लास्ट से आ सकता है, किधर से। अभी ये ग्लूटामिक एसिड से कंबाइन होगा, so there will be a source of glutamic acid. Then this जो ग्लाइऑक्सिलिक एसिड है, इट विल बी कंबाइंड विद द ग्लूटामिक एसिड, एंड जब ये ग्लूटामिक एसिड के साथ कंबाइन होगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या है, अमाइनो एसिड है। प्लस प्लस क्या फॉर्म करेगा, कहीं दिखाई है, दे विल फॉर्म अल्फा केटो ग्लूटेरिक एसिड। क्या क्या फॉर्म किया उसने, जब ये कंबाइन हुआ ग्लाइऑक्सिलेट विद ग्लूटामिक एसिड, सो दे फॉर्म अल्फा केटोग्लूटेरिक एसिड एंड ग्लाइसिन। इतना समझ में आया है? सर अल्फा केटो ग्लूटारिक एसिड और क्या बताया आपने, ग्लाइसिन। देखिए क्या था स्ट्रक्चर, दिस इज COOH, सॉरी CHOCOOH। ये क्या है, ये है ग्लूटामिक सॉरी ग्लाइऑक्सिलिक एसिड। ग्लाइऑक्सिलिक एसिड, इसके साथ क्या कंबाइन हुआ है, इसके साथ हुआ है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड, तो ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो क्या होगा, इसमें जो स्ट्रक्चर होगा, तो ये आपको यदि इसका अमाइनो ग्रुप यदि इधर ट्रांसफर हो गया, ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन होगी, ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन में इसका अमाइनो ग्रुप यदि ट्रांसफर हो गया, सो दैट विल बी अ NH2 प्लस CHCOOH। ये जो है ये फॉर्म हो जाएगा। ये कौन सा अमाइनो एसिड है, ये ग्लाइसिन है। कौन सा अमाइनो एसिड है, ग्लाइसिन। और अभी यहां से ग्लूटामिक एसिड से जब NH3 निकल गया है, सो इट विल बिकम अ अल्फा केटोग्लूटेरिक एसिड। ये क्या हो जाएगा, अल्फा केटोग्लूटेरिक एसिड बन जाएगा। समझ में आया?
हाँ या नहीं आया कि इतना बताइए जल्दी से। नो सर। देखिए अभी मैंने क्या बोला आप लोगों को, ये ग्लाइकोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर समझ में आया? यस सर। ओके। अभी आपका जो इसका स्ट्रक्चर है ग्लूटामिक एसिड का, एक मिनट है, ये स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा, COOH C NH2 COOH H, वैसे ये ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, CH2 COH, ठीक है, क्लियर है इतना? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूटामिक एसिड। इधर से NH2 इधर ट्रांसफर हुआ, NH2 ट्रांसफर होने के बाद ये क्या हो गया, ये बन गया। इतना समझ में आया क्या? यस सर। ये इतना निकल गया। NH2 निकलने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे ये एक H आ जाएगा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, CH2 COOH CH2 CH2 COOH। दिस इज अल्फा केटोग्लूटरिक एसिड, और ये NH2 इधर जाने की वजह से ग्लाइकोक्सिलिक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसिन। तो आपके पास क्या बच गया, ग्लूटामिक एसिड और ग्लाइकोक्सिलिक जब कंबाइन हुआ तो ग्लाइसिन और ग्लूटामिक और अल्फा केटोग्लूटरिक एसिड बच गया। समझ में आया? यस सर। किसको नहीं आया? किसी को नहीं आया? किसको नहीं आया ना, तो उसके लिए सिंपल सी चीज है, ठीक है, उसके लिए यह चीज है कि जब ग्लाइकोक्सिलेट प्लस ग्लूटामिक एसिड ट्रांसअमीनेशन होगा तो इसका NH2 ग्रुप ग्लाइकोक्सिलेट को चला जाएगा, और जब ग्लाइकोक्सिलेट को चला जाएगा तो ये ग्लाइकोक्सिलेट क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन बन जाएगा, और ये ग्लूटामिक एसिड अल्फा केटोग्लूटरिक एसिड बन जाएगा। ये अल्फा केटोग्लूटरिक एसिड जो है वो फिर से माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद वो एक पाथवे फॉलो करता है, मतलब दिस इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ द क्रेब साइकिल, तो क्रेब साइकिल में ये एंटर हो जाएगा, और ग्लाइसिन जो होगा तो ग्लाइसिन से CO2 जो है वो रिलीज होगा, NH3 जो है वो रिलीज होगा, और इस तरह से फिर या फिर मतलब ये जो है तो ये इसमें चला जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में, या तो फिर ये चला जाएगा they will form they will form serine, that will be another amino acid, क्या फॉर्म कर देगा, वो सेरिन फॉर्म कर देगा। सो जब दो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल जो होंगे they will combine with the water molecule in presence of NAD plus, क्या these two glycine molecules combine with the water molecule in presence of coenzyme NAD plus, तो ये क्या फॉर्म कर देंगे, ये फॉर्म कर देंगे सेरिन जो फॉर्म हुआ है प्लस CO2 प्लस NH2 या NH3 प्लस NADH। समझ में आया है? यस सर। देखिए दो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल थे, दो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल कितने कार्बन के हैं, 2 कार्बन के हैं। अब ये दो मॉलिक्यूल जो है तो वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, वो फॉर्म कर रहे हैं 3 कार्बन कंपाउंड, मतलब एक CO2 जो है वो यहाँ से रिलीज होना है फिर, और CO2 रिलीज होने के बाद
NH3 भी एक रिलीज होगा क्योंकि एक ही NH3 यहाँ पे लगने वाला है, तो एक NH3 रिलीज होगा। NAD किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, NADH में रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो इस तरह से फिर दो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल जो होंगे वो एक सेरीन मॉलिक्यूल प्लस एक CO2 प्लस एक NH3 प्लस NADH2 ये जो है वो रिलीज करेंगे। उसके बाद सेरीन मॉलिक्यूल जो होगा तो वो माइटोकॉन्ड्रिया से पास होगा इनटू अगेन पेरोक्सिसोम्स। जब ये सेरीन मॉलिक्यूल जो होगा तो ये सेरीन मॉलिक्यूल किसके साथ कंबाइन होगा, ग्लाइकोक्सिलिक एसिड के साथ कंबाइन होगा। सेरीन मॉलिक्यूल विल कंबाइन विद द ग्लाइकोक्सिलिक एसिड, और जब ये ग्लाइकोक्सिलिक एसिड से कंबाइन होगा सो व्हाट दे विल फॉर्म हाइड्रोक्सीपायरुविक एसिड प्लस ग्लाइसिन हाइड्रोक्सीपायरुविक एसिड एंड देन ग्लिसरेट। फाइनली क्या फॉर्म करेगा, दिस इज द हाइड्रोक्सीपायरुवेट, और हाइड्रोक्सीपायरुवेट फॉर्म होने के बाद वो ग्लिसरेट फॉर्म करेंगे। ग्लिसरेट अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद ग्लिसरिक प्लस ATP फॉर्म 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। सो दैट वे जो ग्लाइकोक्सिलेट जो होगा तो वो फाइनली क्या फॉर्म कर देगा, फिर ग्लिसरिक प्लस ATP फॉर्म 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्लस ADP प्लस फॉस्फेट। समझ में आया है? समझ में आया है? यस सर। देखिए सिंपल सी रिएक्शन है, 1 2 और 3। RuBP plus O2 they will form 3-phosphoglycerate प्लस यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये फॉस्फोग्लाइकोलेट यहाँ आएगा, फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे ग्लाइकोलेट आएगा। ठीक है, ग्लाइकोलेट का ग्लाइकोक्सिलेट कन्वर्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ O2, क्योंकि पेरोक्सिसोम्स में O2 जो है वो कंबाइन होगा, तो ये ग्लाइकोक्सिलेट फॉर्म करेगा, ग्लाइकोलेट का ग्लाइकोक्सिलेट बनाएगा। ग्लाइकोक्सिलेट जो होगा so that glyoxylate will be combined with the glutamic acid plus glutamic acid, वो बना देंगे। जब वो ग्लूटामिक एसिड के साथ कंबाइन होंगे तो ग्लाइसिन को बना देंगे और अल्फा केटो ग्लूटारिक एसिड को प्लस अल्फा केटो। तो ये अल्फा केटो क्रेब साइकिल में चला जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं। ये दो मॉलिक्यूल जब ग्लाइसिन के माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएंगे तो दो मॉलिक्यूल एक सेरीन बनाएंगे और उसके साथ साथ CO2 रिलीज होगा, NH2 रिलीज होगा और NADPH जो है वो बनेगा। उसके बाद सेरीन जो होगा तो सेरीन क्या करेगा, सेरीन कंबाइन करेगा, सेरीन जो होगा तो सेरीन विल फॉर्म दिस हाइड्रोक्सीपायरुवेट इन पेरोक्सिसोम, क्योंकि वो कंबाइन हो रहा है विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सो हाइड्रोक्सीपायरुवेट बनाएगा, सेरीन से हाइड्रोक्सीपायरुवेट बनेगा और हाइड्रोक्सीपायरुवेट से ग्लिसरेट बनेगा। क्या बनेगा, ग्लिसरेट बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पे एक NADH जो है वो रिलीज होगा, मतलब ये NADH यूज्ड होगा, ये NADH यूज हुआ, ये NADH रिलीज हुआ, 0 हो गया, तो यहाँ पे किसी भी तरह की एनर्जी जो है वो नहीं बनी। फाइनली ग्लिसरेट विल बिकम 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वो क्या बनेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनने के बाद ATP जो है वो कंज्यूम होगा एंड ADP विल बी रिलीज, मतलब वो एक्स्ट्रा ATP जो वो खा रहा है, एंड दैट्स व्हाई ये जो प्रोसेस होगी वो हार्मफुल या वेस्टफुल प्रोसेस है, इसमें कोई भी लेना देना नहीं होता है, ना एनर्जी प्रोडक्शन होती है, ना शुगर मॉलिक्यूल बनता है। सो दैट इज द सिंपल reaction for the photophosphorylation photorespiration, or it is also called as glyoxylate metabolism। समझ में आया है? Yes sir। क्लियरली समझ में आया है? Yes, sir.
चलिए, Yes, sir. so this is about the photo respiration कि photo respiration जो है वो इनमें कैसे होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, इट इज रिगार्डिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। कौन सा टॉपिक है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। ओके, Yes. Yes, sir. किसी को और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। So, इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट। The factors affecting the photosynthesis, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि यदि लाइट हुआ तो लाइट कम ज्यादा हुआ तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो कम ज्यादा हो सकता है। उसके बाद यदि वाटर कम ज्यादा हुआ तो वो भी जो है वो फोटोसिंथेसिस का रेट को अफेक्ट कर सकता है। सनलाइट हुआ तो वो भी यदि कितना है क्या है उसके हिसाब से। टेम्परेचर यदि कम ज्यादा हुआ तो वो भी फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट कर सकता है। CO2 concentration is the major factor for the rate of photosynthesis. So these are the few external factors which affects the rate of photosynthesis. Some internal factors are there which also affects the rate of photosynthesis, like नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स। मतलब उसका नंबर कितना है, उसकी साइज कितनी बड़ी है, उसका एज कैसा है, तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है वो वर्किंग होंगे या नहीं होंगे। ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स जो है वो किस तरह का है, सो अकॉर्डिंग टू दैट मेसोफिल सेल्स एंड द क्लोरोप्लास्ट। तो ये सारा जो है, सो दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स, उसके ऊपर भी फोटोसिंथेसिस जो है वो डिपेंडेंट होती है। इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन कितना है उसके हिसाब से भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है एंड द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। So these are the internal and external factor which affects the rate of photosynthesis. इतना समझ में आया है? Yes, sir. देखिए, अलग अलग फैक्टर्स होंगे जो अलग अलग तरीके से एक्ट होंगे। Either it will be internal, it will be external factors. So internal factors मतलब जैसे number, size and age, number, size, age and orientation of leaves of mesophyll cells and chloroplast. तो ये इंटरनल फैक्टर्स होंगे, उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट जो होगा तो वो वेरी कर सकता है। इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन कितना है, दैट इज कंपनसेशन पॉइंट हमने देखा, तो उसके अकॉर्डिंगली भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो डिसाइड होती है। एंड द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, कि क्लोरोफिल कितने हैं उस सेल्स में, तो उसके हिसाब से, सॉरी उस प्लांट्स में, तो उसके हिसाब से भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो डिसाइड होता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, सनलाइट कितना है उसके ऊपर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंडेंट होगी। टेम्परेचर कैसा है उसके ऊपर जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो डिसाइडेड होगा। CO2 कॉन्सेंट्रेशन कैसा है अकॉर्डिंगली बाहर एटमॉस्फेयर में, तो वो भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है जिससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो डिसाइड होगा। एंड द वाटर मॉलिक्यूल, सो वाटर कितना है नीचे उसके ऊपर भी फोटोसिंथेसिस जो है वो डिपेंडेंट होगा। यदि नीचे वाटर नहीं है तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर नहीं मिलेगा, फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस जो है वो उसका जो रेट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. ओके। अभी इसमें एक लॉ होता है कॉल्ड एज ब्लैकमन्स लॉ। ये सारे फैक्टर्स हम 1 बाय 1 लेने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि इसको बोल दिया कि कम ज्यादा होगा तो कम ज्यादा होगा, हो गया ऐसा करके, तो हम वो 1 बाय 1 देखेंगे। इससे पहले हमें एक लॉ देखना है, ब्लैकमन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो हमने, मेरे को किसी ने तो भी पूछा था, शायद साक्षी थी। यस साक्षी, Yes, sir. पूछा था ना तूने ब्लैकमन्स लॉ? नहीं सर। फिर सर किसी ने तो भी प्राप्ति थी पूछा, शायद। प्राप्ति थी क्या? Yes. हाँ, मैंने बोला भी था कि वो O2 वाला जो है वो दिया है, मैंने जो एक ये भेजा है तो उसमें लिखा भी है ब्लैकमन्स लॉ, और उस समय मैंने
आपको बताया था ब्लैकमन्स लॉ क्या होता है, ऐसा बताया था या नहीं? यस सर। बताया Yes, था या sir. नहीं बताया था? छोड़ दीजिए, अभी मैं Yes, ब्लैकमन्स लॉ आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। दैट ब्लैकमन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है। वो ब्लैकमन्स लॉ थोड़ा अलग था जो हमने पढ़ा था, अभी ये और अलग है। अभी ये ब्लैकमन्स लॉ एज अ लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर में क्या होगा कि एक ऐसा फैक्टर होगा जिसकी वजह से आपका फोटोसिंथेसिस जो है वो लिमिट हो जाएगा। एज समझ लीजिए आपके पास अबंडेंट अमाउंट ऑफ वाटर है, abundant amount of CO2 है, but light is not there। समझ में आया क्या? CO2 Yes, बहुत sir. सारा है, पानी भी बहुत सारा है, लेकिन लाइट नहीं है। तो लाइट क्या हो गया यहाँ पे, लिमिटिंग फैक्टर हो गया। मतलब यदि लाइट नहीं रहा तो फोटोसिंथेसिस हो पाएगी क्या? No, sir. नहीं होगी ना। सो दिस इज कॉल्ड एज ब्लैकमन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। मतलब क्या, एक ऐसा फैक्टर जो आपके फोटोसिंथेसिस को लिमिट कर दे। सो if a biochemical process is affected by more than one factor, its rate is determined by the factor nearest to its minimum value. It is the factor which directly affect the process if its quantity is changed। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, द प्लांट विद द ग्रीन लीफ ऑप्टिमम लाइट, मतलब ग्रीन लीफ है उसके, ऑप्टिमम लाइट भी मिल रहा है उसको, एंड CO2 may not photosynthesize in very low temperature। यदि टेम्परेचर लो होगा, बाकी सारी चीजें हैं लेकिन टेम्परेचर लो है, तो फिर वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन उसको यदि ऑप्टिमम टेम्परेचर दिया जाए तो फिर वो प्लांट उसका फोटोसिंथेसिस जो है वो फिर से शुरू कर देगा। सो यहाँ पे फिर अभी जो लिमिटिंग फैक्टर है तो वो कौन सा हुआ? दैट विल बी अ टेम्परेचर। यदि वो कम हुआ तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बारिश के दिन शुरू है, अभी क्या हो रहा है कि लाइट विल बी द लिमिटिंग फैक्टर फॉर द फोटोसिंथेसिस, एज दे हैव CO2, एज दे हैव वाटर, एज दे हैव क्वाइट गुड टेम्परेचर। बट लाइट कभी आएगा कभी जाएगा। जब लाइट इनफ होगा तो फोटोसिंथेसिस करेंगे प्लांट, जैसे ही लाइट कम हो जाएगा उसका फोटोसिंथेसिस जो है तो वो स्टॉप हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज लिमिटिंग लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, एंड दिस वाज प्रपोज्ड बाय ब्लैकमन्स, इसीलिए इसको बोला जाता है ब्लैकमन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। समझ में आया है? Yes, sir. सर इसमें जो फैक्टर्स होते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं सभी या फिर इंटरनल भी होते हैं? इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे लॉ ऑफ लिमिटिंग में, ओनली एक्सटर्नल फैक्टर्स, नो इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है? यस सर। ओके, अभी मैं आपको एक ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूं ब्लैकमन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर।
So this is the Blackman's law of limiting factor. देखिए अभी यहाँ पे जो rate of photosynthesis है, so यहाँ पे क्या होगा? This is light limited phase. अभी rate of photosynthesis is depend on what? यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो जो लाइट इंटेंसिटी है, जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो बढ़ेगा। लेकिन ये दिस इज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ तक अभी लाइट इंटेंसिटी जो है, यहाँ पे क्यों इतना ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, इतना क्योंकि एज लाइट इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग, तो इनिशियली वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो बढ़ा, लेकिन बाद में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टेबल हो गया ड्यू टू द टेम्परेचर, सॉरी ड्यू टू द इनसफिशिएंट CO2। मतलब यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है? CO2 का है। अभी CO2 जो है वो एक्सेस क्वांटिटी में, मतलब CO2 एक्सेस है और उसकी वजह से क्या हुआ, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो बढ़ा, लेकिन वहां यहाँ पे भी स्टेबल हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है? लिमिटिंग फैक्टर इज टेम्परेचर ही। यहाँ पे देखिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो बढ़ रहा है और वो अच्छे खासे अमाउंट में बढ़ा और उसके बाद वो स्टेबल हो गया। एज CO2 और टेम्परेचर जो है वो हाईएस्ट था, इसीलिए जो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी थी वो भी ऑप्टिमम लेवल पे गई और उसके बाद वो स्टेबल हो गई। तो दिस इज रिगार्डिंग कि कोई भी फैक्टर जो हो सकता है वो आपका लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। यदि वो कम या ज्यादा हुआ तो आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होगा तो वो स्लो डाउन हो जाएगा। सो दैट विल बी द फैक्टर विच इज लिमिटिंग योर photosynthesis rate. So that is called as Blackman's law of limiting factor. समझ में आया है? Yes, sir. Clearly समझ में आया है? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So this is about the principle of law of limiting factor. कि limiting factor क्या होता है? Next lecture में हम थोड़ा सा बात करेंगे with the cardinal points कि cardinal points क्या होते हैं। So that will be a minimum, optimum and maximum, उसके बारे में बात करेंगे। And then the factors affecting the photosynthesis. ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. So thank you very much. Bye. Take care. Stay at home and stay safe. If you have any doubt, तो कल हम वो doubts भी लेंगे। ठीक है? Bye, sir. Bye. Take care. Bye, sir. Bye. Bye. Bye, sir. Bye. Take care.